बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब से दिरलेस अर्तगल सीरियल हमारे सामने आया है तब से हर शख्स को तारीख जानने का शौक पैदा हो गया है, और ख़ास तौर पर तुर्कों की तारीख। लिहाजा इसी शौक को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम अर्तगल गाजी के पोते और उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी की मुकम्मल बायोग्राफी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ओरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी के सबसे छोटे बेटे थे। दस्तूर के मुताबिक उस्मान गाजी के बड़े बेटे यानी अलाउद्दीन को उनका जानशीन यानी सल्तनत को संभालना तय था, लेकिन उस्मान गाजी के बड़े बेटे जिनका नाम अलाउद्दीन पाशा था, उनकी तवज्जो ज्यादातर दीनी मामलात की तरफ रहती थी। उन्होंने बचपन से ही इल्म दीन हासिल किया और सारी जिंदगी दीनी कामों के लिए सर्फ कर दी। लिहाजा उनको सल्तनत और हुकूमत की तरफ ज्यादा तवज्जो न थी, और इसी वजह से उस्मान गाजी ने अपने छोटे बेटे ओरहान गाजी को अपना जानशीन बनाकर सल्तनत की सारी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की। आपको बताते चलें कि ओरहान गाजी भी अक्लमंदी, बहादुरी, होशियारी और जंगी महारतों में अपने वालिद और दादा से कम न थे। अल्लाह ताला ने ओरहान गाजी को भी उन्हीं सलाहियतों से नवाजा था जो कि उनके वालिद के पास थी। ओरहान गाजी ने सल्तनत की भाग तोड़ को संभालने के बाद अपने बड़े भाई अलाउद्दीन पाशा को ही सल्तनत का वजीर और अपना जानशीन मुंतखब किया। नाजरीन, अलाउद्दीन पाशा ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले उस्मान गाजी के नाम के सिक्के पूरी सल्तनत में राइज करवाए। अलाउद्दीन पाशा ने ही सल्तनत उस्मानिया की पहली बाकायदा फौज तश्कील दी। इससे पहले सल्तनत उस्मानिया की कोई भी फौज नहीं थी, और जब भी कोई जंगी मार्का पेश आता तो बादशाह की तरफ से ऐलान कर दिया जाता और लोग जोक दर जोक अपनी मर्जी से आ जाया करते, और जंग फतह करने के बाद जो भी माले गनीमत होता वही उनका मुआवजा होता। अलाउद्दीन पाशा ने पहली तनख्वाहदार फौज मुकर्रर की, और दोस्तों, ओरहान गाजी के ही दौर में खैरुद्दीन पाशा नामी एक वजीर के कहने पर सल्तनत उस्मानिया ने ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार की जिसे हम दुनिया की सबसे पहली स्पेशल फोर्स कहें तो गलत ना होगा, और इसी फोर्स की वजह से सल्तनत उस्मानिया की फतूहात का सिलसिला बहुत तेज हो गया और बहुत जल्द बड़े बड़े इलाके फतह हो गए। नाजरीन, ये कोई आम फौज नहीं थी, बल्कि इन्हें इंतहाई बारीकी से तैयार किया जाता। इस काम का तरीका कुछ इस तरह था कि पूरी सल्तनत से 10 से 12 साल तक के उन बच्चों को खुसूसी तौर पर चुना जाता जो कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर दूसरे बच्चों से खूब मजबूत हों, और फिर उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ इस छोटी उम्र से ही बाकायदा जंगी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती, और ट्रेनिंग ऐसी होती कि वो जंग के किसी भी मैदान में हार न सके। लिहाजा इस तरह हर साल 1000 या इससे जायद बच्चों को तैयार किया जाने लगा, और देखते ही देखते सल्तनत उस्मानिया की ये फौज इतनी ज़बरदस्त आर्मी बनी कि इन जंगजुओं का खौफ किसी भी जगह इनसे पहले पहुंच जाता, और दुश्मनों के बड़े बड़े सिपा सालार इनका सामना करने से कतराते थे। दोस्तों, ओरहान गाजी ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल यानी 1326 में ईसाइयों का एक बहुत अहम और बड़ा शहर अजमीत को भी फतह कर लिया, और अजमीत शहर के बाद 1330 में अजमीर शहर को फतह किया। यह शहर उस वक्त ईसाइयों की दूसरी बड़ी ताकत थी, यानी इस शहर का नाम कस्तुनतुनिया के बाद दूसरे नंबर पर आता था, और इसके बाद 20 साल तक जंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ओरहान गाजी ने अपनी सल्तनत के लोगों के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें एक ये भी है कि उन्होंने अपनी सल्तनत को इल्म और अदब का गहवारा बना दिया। हर शहर और बस्ती में मदरसे और स्कूल खुलवाए और बहुत ज़्यादा मसाजिद तामीर करवाई। अपनी पूरी सल्तनत में हिस्पतालों का एक जाल बिछा दिया। इसके बाद ओरहान गाजी एक बार फिर जंग के लिए निकले, और सिर्फ आगे ही बढ़ते गए, लगातार किले और शहर फतह किए। नाजरीन, इस वक्त तक सुल्तान ओरहान गाजी के बेटे भी अपनी जवानी को पहुंच चुके थे। 1354 में सुल्तान ओरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा ने गीली पोली के शहर को फतह कर लिया, और ये तुर्क उस्मानियों का यूरोप में पहला कदम था, और इसी के बाद उस्मानियों ने एक के बाद एक यूरोप में अपने शहर फतह करने शुरू कर लिए।
یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ اورحان غازی کے نام سے ڈرتے ہیں اور ان کو تاریخ میں ایک ظالم شخص کے طور پر دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے اگلے سلطان اورحان غازی کے بیٹے سلمان پاشا کو بننا تھا، جو کہ انتہائی قابل اور بہادر تھے، لیکن شاید ان کی قسمت میں سلطان بننا نہیں لکھا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور زخم اتنے شدید آئے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد اورحان غازی کو بیٹے کا اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال اورحان غازی بھی اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ لہٰذا اورحان غازی کو بھی عثمان غازی کی قبر کے ساتھ بورسا شہر میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ سلطان مراد اول نے سنبھالی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سلطان مراد اول پر بھی ایک پوری ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔